तो हेलो मेरे टॉपर से स्टूडेंट। अब हम आ चुके हैं यहाँ अपने इस चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों सारी बधाइयाँ। आप लोग और हम भी और साथ में पूरा हमारा देश भी आज़ादी का जश्न मना रहा है और इसमें हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बखूबी कर रहे हैं। यही मेहनत जो है हमको अच्छे परिणाम लाएगा और 99 100 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही लगन के साथ आप लगे रहिए और वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए और आप एक एक मिनट के महत्व को समझिए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नजदीक है। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम बहुत दूर है तो अब कोई ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक है एग्जाम। और एग्जाम को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ, हमें एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो अच्छा करना होगा। और चलिए अब बिना देरी किए हम अपने इस नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। बहुविकल्पी तो खत्म हो गया है, अब इसमें हमको फार्मूले भी देखने के लिए मिलेंगे और मजा भी आने वाला है। कुछ लड़कों का हमारे पास कमेंट भी आया है, कुछ लड़के ऑफलाइन के कह भी रहे थे कि सर आप बहुत ही स्लो कर रहे हैं, जो ऑफलाइन में आप फास्ट करते हैं वो कीजिए यहाँ पे भी। तो प्रयास करते हैं कि हमारा जो स्पीड हो थोड़ा सा फास्ट बने और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक घन का आयतन जो है वो 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। हमें इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सबको पता होगा कि घन होता क्या है। तो घन एक ऐसा ठोस होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसी को हम कहते हैं घन। जैसे कि ए हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया, सब आपस में बराबर होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर है, तो इसको हम कहेंगे घन। और घन का जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है। तो सबसे पहले इसको हल करने में देखिए, सबसे पहले हमको ध्यान यही रखना है कि हम लिखें कैसे। लिखेंगे इस तरह से कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, क्योंकि वहां पे कॉपी चेक करने आप और हम जाने वाले नहीं है, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। और एग्जामिनर ये चाहता है कि लड़का इस तरह से लिखे कि लिखा हुआ हर एक चीज उसको समझ में आ जाए। आप इस प्रकार से लिखिए कि आप दिमाग में ये रखिए कि एग्जाम में हमको उससे समझाना है, तो लिखने के ऊपर ही आपका जो है नंबर अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले लिखने का प्रयास कीजिए और जैसे मैं लिखता हूं वैसे लिखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घन का आयतन, जो दिया है उसको लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन बराबर ये दिया हुआ है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1331। अब यहां से हमको ये क्यूब हटाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और ये 3 हटेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे क्यूब रूट लग जाता है, ये 1331 हो जाएगा। और ये 1331 किसका गुणनखंड होता है, तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले ऐसे हम कर सकते हैं। ये कटेगा 11 से, 11 कम 11 और फिर क्या होगा 11 कम 11 और 11 दूना 22 और फिर 11 कम 11, फिर 11 से कटेगा 11 बार में, फिर 11। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा, ये दिख रहा है कि ये होगा 11 गुणे 11 गुणे 11 का फैक्टर होगा। और ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा, जब यहाँ पे क्यूब रूट लगा हो तो 3 का पेयर अंदर बनना चाहिए। 3 का पेयर बन रहा है, उसमें से एक बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, इसकी भुजा जो हो गई घन की भुजा लिखेंगे। अतः घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब आंसर ऐसे ही सारे क्वेश्चन में लिखेंगे, लिखने के तरीके पर विशेष ध्यान देंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे अब अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम नए क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। थोड़े से टाइम में आप इसको लिखिए। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है हो तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक दिख रहा है p। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है मूल, और मूल होते क्या है, तो मूल सबको पता है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल वे होते हैं जिसमें अगर दिए गए द्विघात समीकरण में दिए गए चर का वह मान जिसके लिए वह 0 के बराबर होता है, उसी को हम द्विघात का मूल कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। और इसमें इसका घात 2 है इसलिए इसके मूल भी 2 होंगे, तो एक मूल दे दिया गया, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि लिखेंगे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, तो लिखेंगे क्या, चूंकि द्विघात समीकरण का एक मूल
शून्य है, सॉरी 2 है, तो x बराबर 2 रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 माइनस पी बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये क्या होगा, ये भी 4 हो जाएगा प्लस 4 माइनस पी बराबर 0। अब ये 4 4 8 माइनस पी बराबर 0। अब ये क्या होगा, माइनस पी बराबर माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो पी बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। ये हमारा रहा आंसर, यानी कि पी का वैल्यू जो आ गया वो हो गया हमारा 8। अब देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जाने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जितने भी इस बोर्ड पे क्वेश्चन आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखिए और नोट कर लीजिए अच्छे से। तब तक हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, जो भी लिख रहे हैं हम स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। बहुत से बच्चों का शिकायत रहा है पिछले वीडियो में कि सर आप लिख रहे हैं हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे हम पढ़ पाए। तो आज हमने नया मार्कर खरीद के लाया है आप लोगों के लिए। चलिए इसको बेकार ना जाने दीजिए और मेहनत कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब sin थीटा का मान ज्ञात करना है, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम छोटा सा मेथड आप लोग को बताते हैं। सौरसमीका बताया गया है, सौरसमीका आपको याद होगा, और सौरसमीका का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये तो फार्मूला सबको पता ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू दिया गया है 15/17, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 1 - 15/17 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, और बट्टे में इसका 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289 होता है, ठीक है। तो अब इसको आप याद कर लीजिए, कम से कम 20 तक तो स्क्वायर सबको याद ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप गुणा करेंगे काफी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए याद कर लीजिए इसको। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसमें एलसीएम हम ले लेते हैं 289, और 289 का 1 में गुणा करेंगे 289 माइनस 225। अब इसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 में से 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से जब 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 64, 64/289 ये रहा रूट में, ठीक है। तो अब यहाँ से स्क्वायर रूट इसका निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा और इसका 17, यानी कि cos थीटा बराबर हमारा आ गया, सॉरी साइन थीटा बराबर आ गया, साइन थीटा बराबर वैल्यू जो आ गया वो आ गया 8/17, ठीक है ना। ऊपर एक बार लिख लेंगे, दिया है, ये भी जरूरी है, दिया है cos थीटा बराबर 15/17, और यहाँ पे क्योंकि ये होता है इसलिए, ठीक है ना। चलिए आंसर आ गया। अब इसको देख लीजिए, अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि जैसे cos थीटा बराबर दिया गया है तो हम इसको आधार बट्टे सॉरी क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, ये होता है ना। तो यहाँ से cos बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार का और कर्ण का वैल्यू निकाल के और फिर हम उसमें लंब निकाल करके फिर साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान मेथड है, इसी को कीजिएगा। अब ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो सांख्यिकी से है, और सांख्यिकी इतना आसान चैप्टर है कि अगर आप वाकई में अगर अच्छे से पढ़े हैं तो ये बोनस नंबर देके जाता है। एक लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड फार्मूले, ये सब दे करके आसान क्वेश्चन होते हैं और नंबर अच्छे दे करके जाते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए हमको पता है फार्मूले जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। सबसे पहला क्या होता है, एक तो होता है माध्य जो होता है प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा जो होता है, दूसरा हम निकालते हैं कल्पित माध्य विधि से, और तीसरा होता है पग विचलन से। तो हम तीनों जो देखेंगे तो कैसे हम कहाँ पे कौन सा लगाएंगे, ये नियम देखने के लिए हमको क्या करना होगा, देखेंगे कि कहाँ पे लंबा होगा तो वो सब दोनों मेथड करते हैं, तो छोटा होगा तो प्रत्यक्ष विधि से ही कर लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है। पहले तो हम टेबल ऐसे बना लेते हैं, हर क्वेश्चन में सबसे पहले जहां भी आएगा ऐसे हम टेबल बना लेंगे, कम से कम 3 टेबल कंपलसरी है पहले। तो एक होगा वर्ग अंतराल का, और एक बारंबारता का, बारंबारता, इसी को हम एफ आई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो बनेगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 8, 8 से 10, 1, 2, 6, 8, 3। अब इसमें हम क्या निकालेंगे,
अब इसमें अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह अब निकालेंगे और वर्ग चिन्ह को ही हम कहते हैं एक्स आई, इसी को कहा जाता है एक्स आई। और ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले होगा क्या, इन दोनों को जोड़ करके, ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ करके और दोनों में हम भाग करते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 बट्टे में 2 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 4 बट्टे में 2 यानी कि 6 बट्टे में 2 यानी कि आ जाएगा 3। फिर इसी तरह से अब देख लेते हैं ये क्या आएगा, मन में ही कर लेंगे, इतना भी हमको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर रफ में कर लेते हैं तो रफ में से डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। हम ये दिखा दिए बस कि कैसे आ रहा है। अब ये क्या होगा, 6 4 10 और 10 में जब भाग देंगे 2 का तो आ जाएगा 5। अब इसी तरह से 8 और 6 14, 14 में 7। देखिए 2 का गैप हो रहा है तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं, 5 आ गए। अब यहाँ से एक और टेबल बनेगा और उस टेबल में हम ले लेंगे क्या, ये होता है एफ आई और एक्स आई, ये बनता है। अब इस ये कैसे आता है, तो एफ आई का जो भी फंक्शन है इसका हम एक्स आई में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 होगा और 2 तियां 6 होगा और 6 पचे 30 होगा और ये कितना हो जाएगा 7 8 56 और ये कितना हो जाएगा 9 3 27। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब जो हमारा टेबल बनेगा सबसे पहले बनेगा सिग्मा एफ आई का, और सिग्मा एफ आई का मतलब इसको जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए हमको क्या करना है, देखना है ये क्या होगा, 1 और 2 3, 3 6 3 9 और 9 8 17 और 17 3 20, ये कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे, ये होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले इधर से हम जोड़ते हैं, 6 और 1 7 और 7 और 6 13 और 13 और 7 20 के 0 हासिल हुआ 2, 3 2 5, 5 5 10 और 2 12, ये हो गया 120। ठीक है, अब हमारा जो समांतर माध्य होता है हम इसको x बार से डिनोट करते हैं और x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में होता है सिग्मा एफ आई। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, ये है 120 और बट्टे में 20, ये कट जाएगा 0 से 0 और 2 छके 12 यानी कि x बार बराबर कितना आ गया 6, यानी कि हमारा माध्य कितना रहा, माध्य बराबर आ गया 6। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आंसर जो कि हमें दिख रहा है, ये मार्क कर देते हैं और इसको घेरा कर देने से एग्जामिनर का ध्यान जो है वहां पे जल्दी पहुंच जाता है। और इसमें देख लीजिए कहीं गलत वगैरह तो नहीं है, सही है, सही दिख रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, दो बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेखाखंड दिया गया है, एक रेखाखंड मान लीजिए अगर ये रेखाखंड हमारा AB दिया गया है तो AB के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, -3, 10 और ये क्या है 5, 4। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि हम मान लेते हैं P और इसको कह देंगे x, y, इसी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जब भी मध्य बिंदु कहता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो हमारा जो फार्मूला होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे, माना मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x, y बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2 अपान 2 और फिर क्या होता है y1 + y2 अपान 2। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा x1 है, तो ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। चूंकि मध्य बिंदु के लिए है ये, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है -3 + 5 अपान 2 और ये क्या होगा फिर कामा, फिर क्या निकलेगा y1 का वैल्यू है 10 + 4 अपान कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वाला कम है प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह होगा, तो और घटेगा तो कितना आएगा 2 बट्टे में 2 कामा ये 10 4 14 बट्टे में 2। अब ये क्या होगा 2 से 2 कटेगा एक बार में और 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या होगा 7। ठीक है, तो x, y यहाँ पे लिखेंगे, अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक 1, 7 है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सहित नोट कीजिएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए देखिए
अब फिर से जो नया क्वेश्चन है ये भी निर्देशांक ज्यामिति का ही है, और ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड टोटल आएंगे, जितना मैं बता रहा हूँ टोटल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, और अंक बदलेंगे, और अंक बदलेंगे तो इससे मेथड तो यही रहेगा ना, तो आप मेथड पे ध्यान दीजिए कि मेथड क्या होने वाला है। चलिए देखिए ये क्या है, सबसे पहले मान लीजिए एक बिंदु ए है और ये बी है। ए का निर्देशांक क्या दिया गया है, -1, -3, और ये क्या है x, 9, और इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो 13 मात्रक दी गई है। और हमारा यहाँ पे दिया गया है दूरी बराबर, क्या दिया गया है, दूरी बराबर दिया गया है 13 मात्रक, और निर्देशांक ज्यामिति में जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13, ये हो जाएगा। और चूंकि देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि x1 को भी और x2 को भी दोनों को हम पहले बाद में लिख सकते हैं, इसलिए कि अगर माइनस में भी आता है तो स्क्वायर करने पे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, ये होगा x1 और ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो x2 का वैल्यू क्या है हमारा, x2 का वैल्यू है x -1, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 9, और माइनस y1 का वैल्यू क्या है -3, अब इसका टोटल का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। अब इसको थोड़ा सा हल कर लिया जाए, रूट में ही क्या आएगा, ये होगा हमारा x +1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा 9 + 3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 13। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा x +1 का होल स्क्वायर और प्लस 9 और 3 12 का होल स्क्वायर, और बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि केवल रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या होगा x +1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से तो रूट हट गया लेकिन इधर से क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे बाकी जो आगे है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 1, और फिर क्या होगा प्लस 12 का वर्ग 144 रहेगा ही, बराबर ये 13 का 169 हो जाएगा। स्क्वायर फिर कह रहा हूँ कि स्क्वायर 20 तक कम से कम तो याद ही कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये प्लस 144 और इसको इधर कर लीजिए 169 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर, ये हो गया हमारा ये प्लस 2x और ये प्लस में है ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 145 और माइनस 169 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 69 जो है 169 ज्यादा है और 145 कम है, तो अब जिसका चिन्ह ज्यादा है उसका चिन्ह हम लगाएंगे, तो माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और ज्यादा में से कम को घटा लेते हैं तो ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब हो गया हमारा 24। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को फिर क्लास 8 में जाना पड़ेगा, जो आपने गुणनखंड सीखा हुआ है यहाँ पे भी सीखा हुआ है, और क्लास 8 से शुरुआत इसकी हो जाती है गुणनखंड की। तो अब हम देखते हैं कि गुणनखंड कैसे करेंगे इसका। तो करते क्या है, यहाँ पे फिर नया चीज सीखने के लिए मिला है, अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर देख लीजिए। ये क्या है 24, यहाँ पे 24 आ रहा है ना, तो 24 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पे 24 आए और यहाँ पे माइनस होने के कारण घटाने पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो अब हमें देखना होगा, तो सबसे पहले 24 का फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे करते हैं 24 का फैक्टर कैसे निकलता है, तो किनका किनका गुणा करने पे हमारा 24 आता है। तो सबसे पहले 2 और 12 का, फिर से 6 और 4 का, फिर से 24 ये 8 और 3 का भी कर सकते हैं, 8 का 3 का, और फिर कर सकते हैं हम 24 का 1 में कर सकते हैं। इतने फैक्टर मिलेंगे, और भी फैक्टर होंगे। तो देखिए इसमें इसका गुणा करने पे, इसका भी गुणा करने पे, इसका भी गुणा करने पे, सबका गुणा करने पे हमारा 24 मिल जा रहा है। लेकिन हमको क्या देखना है कि फिर किसको घटाने पे आपस में हमारा 2 मिलता है। यहाँ पे x का गुणांक 2 होने के कारण 2 भी चाहिए, तो हम 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। तो हमारा फैक्टर क्या होगा 6 और 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4x और माइनस 24 इक्वल टू 0। अब x का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x और माइनस 24 बराबर 0। अब करते हैं दो दो का पेयर ले लेंगे। दो दो का पेयर लेने के बाद देखेंगे इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, तो x दिख रहा है, ठीक है ना। तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 6, और ये क्या होगा माइनस, यहाँ से क्या दिख रहा है एक जैसे कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि वह संख्या जो दोनों को काट दे और बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये क्या है 4 से दोनों कटेंगे तो 4 को ही कॉमन करेंगे, तो क्या होगा x प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा
अब ये x प्लस 6 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब कर लेंगे, यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6। और फिर क्या होगा, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का निर्देशांक जो हो सकता है वो -6 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम दो x के मान मिल गए, -6, 4, तो x का वैल्यू ये हमारा आ जाएगा। चलिए धन्यवाद। चूंकि माइनस वाला ग्राह भी होता है तो इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इसके दो मान मिलेंगे। चलिए अब ये नोट हो गया होगा, इसको जहां भी डाउट अगर आपको इतने वीडियो में कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिसको देख के हम अगले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। और आज का वीडियो हम यहीं तक खत्म करते हैं। अभी ये जितने भी क्वेश्चन थे सब 2 नंबर के थे, और हमारे कैमरामैन का कहना ये है कि वीडियो को भी छोटा ही रखा जाए तो बड़ी बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो छोटा ही रखते हैं, बड़ा नहीं करते हैं। क्वेश्चन तो और सारे थे, लेकिन इसको अब हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसे तो आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो है आपको 4 नंबर देके जाने वाला है। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के थे, वो कल जो शूट होंगे वीडियो वो होंगे 4 नंबर के, 6 नंबर के, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर देके जाने वाला है, तो उसका इंतजार कीजिए और इसका आनंद उठाइए। आज का क्लास जो है काफी अच्छा रहा, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा भी रहेगा, और आपको रोज हर चीज में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, और फिर हैप्पी रिपब्लिक डे।